तो आज बात करते हैं महनार के चुनावी नतीजों की। ये सिर्फ एक चुनाव की हार जीत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति की गहरी सच्चाइयों को समझने का एक मौका है, शासन और रणनीति का एक बहुत जरूरी सबक। बिहार में एक जगह है महनार। यहाँ की सियासत का मिजाज यहाँ बहने वाली नदियों जैसा ही है। कब रुख बदल दे कोई नहीं जानता। हर चुनाव अपने पीछे एक नई कहानी, कुछ छिपे हुए सच छोड़ जाता है। असल में इस जमीन की कहानी दो ही चीजें लिखती हैं, एक है नदी और दूसरा है वोट। और इन दोनों के बीच फंसी है एक बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई, युवाओं का पलायन। हर साल हजारों नौजवान काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं और पीछे रह जाती है एक चुराए हुए भविष्य की भावना, जो हर चुनाव में एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर मुद्दा बनकर उभरती है। तो चलिए अब सीधे 2025 के चुनावी नतीजों पर चलते हैं, क्योंकि आंकड़े वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो हमें हार जीत के पर्दे के पीछे की असली कहानी बताते हैं। 38,558 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हार का मार्जिन है। और इतनी बड़ी हार कोई मामूली बात नहीं होती। ये दिखाता है कि वोटर्स ने एक बहुत बहुत साफ संदेश दिया है, एक ऐसे बदलाव का संदेश जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मैंडेट आखिर पहला वोट पड़ने से पहले कोई कैसे हार सकता है। देखिए, इतनी बड़ी हार कभी आखिरी मिनट की गलतियों से नहीं होती। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, उन ढांचागत कमजोरियों में जिन्हें लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा था। और इसका जवाब हमें जमीनी हकीकत में मिलेगा, और वो हकीकत छुपी है इन आंकड़ों में। तो चलिए परत दर परत इन नंबर्स को समझते हैं। जरा महनार की चुनावी हिस्ट्री देखिए। 2015 जेडीयू, 2020 आरजेडी और फिर 2025 में वापस जेडीयू। मतलब साफ है, यहां के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। वो इनकम्बेंट को, यानी जो सत्ता में है, उसे बदलने में यकीन रखते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। 2010 में करीब 1,19,000 लोगों ने वोट डाला। 2025 में ये आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया। मतलब करीब 83,000 नए और उत्साहित वोटर्स। साफ है कि एक तरफ की मशीनरी ने इन वोटर्स को अपनी तरफ खींच लिया और दूसरी तरफ वो पूरी तरह से फेल हो गए। और ये है विपक्ष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उनका कोर वोट बैंक 29.48% पर आकर रुक गया है। वो इस डेमोग्राफिक पिंजरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, और जब तक ये दायरा नहीं टूटेगा तब तक जीतना बहुत बहुत मुश्किल है। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये हार किसी एक गलती से नहीं हुई, ये एक सिस्टमिक फेलियर था, पूरे सिस्टम का कोलैप्स। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक सिस्टम की नींव नागरिकों की गरिमा और सूचित बहस पर टिकी होती है। जानकारी का सही इस्तेमाल और विचारों का सम्मान, यही किसी भी स्वस्थ राजनीति का आधार है। इस फेलियर के 4 बड़े हिस्से थे। पहला, इलेक्टोरल, मतलब बूथ मैनेजमेंट में जीरो। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल, एक ऐसा कैंडिडेट ले आए जिसका पार्टी से कोई जमीनी जुड़ाव नहीं था, जिससे कार्यकर्ता नाराज हो गए। तीसरा, सोशल, मतलब अपने कोर एमवाई वोट बैंक से आगे देखने की कोशिश ही नहीं की गई। और चौथा, नैरेटिव, मतलब जो असल मुद्दे थे उन पर कोई असरदार कहानी ही नहीं बना पाए। सोचिए, आप एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट देते हैं जो कल तक आपकी ही पार्टी के खिलाफ था। नतीजा, जो आपके वफादार कार्यकर्ता हैं उनका दिल टूट जाता है, वो घर बैठ जाते हैं। इसे कहते हैं पैसिव सबोटाज। आपका अपना काडर ही आपके लिए काम नहीं करता, और जब काडर ही नहीं तो बूथ कौन जीतेगा। और ये देखिए नैरेटिव की सबसे बड़ी विफलता। वैशाली जिले में 54% बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है, 67% बच्चों में खून की कमी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये घरों की असल कहानियां हैं। ये सरकार की नाकामी का सीधा सबूत है। लेकिन इन जबरदस्त आंकड़ों को एक इमोशनल कहानी में बदलने में कैंपेन पूरी तरह नाकाम रहा। चलिए अब जरा उम्मीदवार के प्रोफाइल पर नजर डालते हैं, क्योंकि राजनीति में सही कैंडिडेट का चुनाव आधी जीत है और गलत कैंडिडेट वो चुनाव से पहले ही हार तय कर देता है। कैंडिडेट की सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही थी पैसा, 5.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। लेकिन पैसा और वोट दो अलग अलग चीजें हैं। पैसा खर्च तो हुआ, लेकिन क्या वो वोटों में बदला? आंकड़े बताते हैं बिल्कुल नहीं। और अब कमजोरियों की लिस्ट देखें। 3 क्रिमिनल केस, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर भी शामिल है। 3 बार पार्टी बदल चुके हैं। इन सब ने मिलकर विपक्ष को सुशासन का नैरेटिव चलाने का एक खुला मैदान दे दिया। तो 50 में से स्कोर मिला 25।
मतलब ये प्रोफाइल महनार जैसी सीट के लिए स्ट्रक्चरली अनइलेक्टेबल था, यानी इसकी बनावट ही ऐसी थी कि जीतना लगभग नामुमकिन था। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आगे का रास्ता क्या है? एक नया जनादेश कैसे हासिल किया जा सकता है? ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, स्टेप बाय स्टेप। पहला, 2025 के कैंडिडेट को भूलकर जमीन पर संगठन को दोबारा खड़ा करना होगा। दूसरा, चुराए हुए भविष्य वाले मुद्दे पर डेटा के साथ एक पावरफुल कैंपेन चलाना होगा। तीसरा, खास तौर पर यूथ वोटर्स पर फोकस करना होगा। और चौथा, इलेक्शन के दिन, जिसे डी डे कहते हैं, उस दिन का मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो पार्टी हाईकमान के लिए एक सीधी सादी टू डू लिस्ट है। पहला, इस कैंडिडेट को हमेशा के लिए साइडलाइन करें। दूसरा, ईबीसी या दलित समाज से किसी नए साफ चेहरे को आगे लाएं। तीसरा, हेल्थ और माइग्रेशन के डेटा को अपनी हर स्पीच, हर मीटिंग का हिस्सा बनाएं। और आखिर में 2025 की हार की एक बहुत ही ईमानदार और सख्त समीक्षा करें। और इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क नागरिकों को उनके डेटा पर अधिकार देता है, और राजनीतिक दलों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सहमति और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करें। तो आखिर में फैसला इन दो रास्तों के बीच है। एक रास्ता है पुरानी पर्सनैलिटी पर आधारित राजनीति का, और दूसरा रास्ता है नई सिस्टम पर आधारित, डेटा पर आधारित एक अनुशासित राजनीति का। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या महनार के लोग अपने ही आंकड़ों को, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के आंकड़ों को, अपने युवाओं के पलायन के आंकड़ों को एक ऐसी राजनीतिक शक्ति में बदल पाएंगे जो उनके चुराए हुए भविष्य को वापस ला सके? जवाब तो महनार की जनता ही देगी। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 080 420 40 106 02 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।